स्टूडेंट, आज हम प्रकाश विद्युत प्रवाह पढ़ेंगे। जब कोई पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ जैसे कि सपोज धातु हो सकता है, धातु हो सकता है, ठीक, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है, कैसा भी मतलब वो पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण, मतलब कोई विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, ठीक है, जैसे कि एक्सरे, दृश्य प्रकाश और बहुत सारा अपन विकिरण के बारे में पढ़े थे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे मतलब पिछला टॉपिक पे हम लोग पढ़े थे। ये जो भी चीज़ है, जैसे विकिरण जो है, ठीक है, किसी पदार्थ पे अगर वो पड़ता है, ठीक है, से क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो इसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। सपोज देखो, कोई जैसे कि ये क्या है, सपोज एक पदार्थ है, ठीक है, इस पे क्या है, जो प्रकाश का जो क्या है, किरण, इसमें विकिरण पड़ रहा है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण पड़ रहा है किसी भी टाइप से, ठीक है। तो ऐसा जब पढ़ने पर क्या होता है, लेकिन ये इसका क्या होना चाहिए, एक निश्चित आवृत्ति का होना चाहिए भी। जो ये प्रकाश जो है, अगर थोड़ा मोड़ा ऐसा आ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ये एक निश्चित आवृत्ति का अगर ये प्रकाश विकिरण मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तब ये क्या करेगा, धातु की सतह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पहले वो क्या क्या करेगा, एनर्जेटिक कर देगा, मतलब उसमें एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तब वो जो धातु जो होगा उस एनर्जी को अवशोषित करके क्या कर लेगा, वो सीधा मतलब उस सतह से हट जाएगा, ठीक है, मतलब एनर्जी को लेके। तो ये जो एक्चुअल में क्या था, ये किरण था, और किरण से क्या हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाला काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखे हैं, जब जैसे कि धारा वगैरह अपन देखते हैं, तो धारा और विद्युत वगैरह जो है, इन सब में हम लोग ये सब काम देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रकाश से ही विद्युत वाला भी काम हो जा रहा है ना, प्रकाश के थ्रू विद्युत वाला भी काम हो जा रहा है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। और इस फॉर्म में जो जब क्या होगा, जब धातु में इलेक्ट्रॉन है तो वो तो धातु का इलेक्ट्रॉन है, परंतु जैसे ही इस प्रकाश की जो एक निश्चित आवृत्ति का जो किरण इन पर पड़ के जो ये ऊर्जा उससे अवशोषित करके जब ये धातु की सतह से जो जब उत्सर्जित हो जाएंगे, तब अब ये जो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, इसका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मतलब क्वांटा जो हम लोग पढ़े थे, जो फोटान जो पढ़े थे, वह कैसा होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में आता है, और इस वजह से ऊर्जा को ये अवशोषित किया है इलेक्ट्रॉन और खुद उत्सर्जित हो गया, इस वजह से इसका नाम तो इलेक्ट्रॉन ही है, और ये फोटॉन की वजह से ये सब काम धाम हो रहा है, इस वजह से इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। देखो, सन 1887 में एच हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया। इसमें कुछ धातुएं जैसे कि पोटाशियम, सीजियम, रुबिडियम आदि की सतह पर उपयुक्त मतलब एक निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रयोग से प्राप्त परिणाम इस प्रकार है, ठीक है। सपोज मैं आप लोग को थोड़ा आयनन एनर्जी थोड़ा बता देती हूँ, तो आयनन एनर्जी से क्या होगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सपोज हम लोग देखते हैं लिथियम, ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। तो उसके पे क्या होगा, एक नाभिक होगा, उसके बाद एक कक्ष होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड जो कक्ष होगा उसमें कितने, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो, पहला कक्ष तो है क्या, पूर्ण है, सेकंड कक्ष में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो
ये कक्ष देखो स्टार्टिंग वाला, इससे इसकी दूरी क्या है, बहुत ही कम है। कम होने के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है पहले कक्ष का, वो क्या करेगा, इससे मतलब ये नाभिक जो होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ होगा, क्योंकि नाभिक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो बहुत ही अच्छे से टाइटली बॉन्ड से बंधा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन देखोगे कि जो लास्ट वाला जो कक्षक है, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जितना ये अंदर का जो कक्ष है वो जिस प्रकार से उसको बंधाए रहेगा, उतना इस लास्ट वाले कक्षक की जो दूरी होगी काफ़ी डिस्टेंस होगी, और इन दोनों का दूरी थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये वाला जो नाभिक होगा यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को बहुत अच्छी से टाइटली से बंधा रहेगा, लेकिन ये बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको थोड़ा पकड़ा रहेगा, लेकिन वो थोड़ा कक्ष राउंड होने की वजह से थोड़ा दूर होगा, तो इतना टाइटली नहीं बंधा पाएगा जितना कि इन लोग से बंधा हुआ है नाभिक, ठीक है। तो वही चीज़ सेम चीज़ देखेंगे। ये तो खैर अपन किसका देख लिए, लिथियम का देख लिए है ना। लिथियम में एक नाभिक और 2 कक्ष था। अब यहीं पे देख लो थोड़ा सा ज़रा सा सोडियम देख लेते हैं। तो सोडियम में कैसा हो जाएगा, ये तो नाभिक है सोडियम का, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो नाभिक के जस्ट पास वाला है, तो एकदम टाइटली बॉन्डेड होगा, ये भी रहेगा। लेकिन ये जो बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये काफ़ी दूर हो जा रहा है। क्यों हो रहा है इसमें, क्योंकि कक्ष जो होगा इसकी आकृति बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, नाभिक से इसका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो वही रीज़न होता है कि फोटो जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए ये सब रीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब ये है कि उसका जो मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए जो भी एटम का, वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। काफ़ी बड़ा होने से क्या होगा, उस पर बहुत सारे कक्षमन रहेंगे, और बहुत सारे कक्ष होने की वजह से नाभिक जो क्या करेगा, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को इतनी अच्छे से ताकत से नहीं खींच पाएगा, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हल्की सी ऊर्जा दे के उसको हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब थोड़ी सी एनर्जी पास करके हम लोग ये वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ अपन को पढ़ना है, ठीक है। और जो आयनन ऊर्जा जो होता है, ठीक है, आयनन ऊर्जा जो होता है ये एक्चुअल में क्या होता है मैं बता रही हूँ, ठीक है। कोई भी परमाणु के, ठीक है, किसी भी परमाणु के, ठीक है, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को, क्या समझे, पहले सुनो अच्छे से। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसी ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक। अब इससे ये समझ लो कि जिस परमाणु का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, मतलब उसकी आकार जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, तो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पाएगा, और अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पाने की वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग थोड़ा सा एनर्जी क्या दे देंगे, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। और कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब क्या, आयनन ऊर्जा हम लोग का कम लग रहा है इस चीज़ में, है ना। तो इस वजह से स्पेशली ये बताया गया, देखो ना, पोटेशियम, रुको, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये क्या है, इनकी आकृति बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, क्योंकि ये जो अपने वर्ग में से सबसे नीचे में आ रहे हैं, तो इस वजह से क्या है, इनकी जो आकृति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सपोज, रुको एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बारे में हम लोग बात किए थे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। ये क्या है, वर्ग है। वर्ग से हम लोग जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, नाभिक का आकर्षण थोड़ा कम होता जाता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर, नाभिक का आवेश भी क्यों कम होता है, स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि कोशों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है धीरे धीरे नीचे आते आते।
इसलिए नाभिक से जो बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन तक की जो खिंचाव होता है, जो भी अट्रैक्शन होता है, वो थोड़ा वीक हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सीजियम जो है, इसका जो आकृति, पहली बात कोश की संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो इसकी आकृति भी बड़ी होगी, तो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा आकर्षण इसके नाभिक से नहीं हो पाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा एनर्जी देंगे कि ये वाला रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से क्या हो जाएगा बाकी का, देखो फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा। ठीक है, तो मतलब परमाणु का जो भी आकृति जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होता है जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना भी इजी पड़ जाएगा। और इस चीज़ से देखो क्या क्या परिणाम निकलते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, धातु की सतह से प्रकाश पुंज टकराते ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाता है, अर्थात प्रकाश पड़ने व इलेक्ट्रॉन निकलने में समय अंतराल नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि प्रकाश पड़ा फिर बाद में इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर वेट किया उसके बाद धीरे से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इन दोनों में कोई टाइम ही नहीं लग रहा है। अगर वो निश्चित आवृत्ति का अगर प्रकाश आया है तो सीधा वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को ही उड़ा ले जाएगा, ऐसा मतलब। ठीक है, डायरेक्ट होगा, ये बोलना चाहता है पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब क्या है, निष्कासित हाँ, जो प्रकाश का जो आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति के साथ जितना प्रकाश भी आ रहा होगा ना, तो उतना इलेक्ट्रॉन को भी वो निकालते जाएगा। मतलब ठीक है, तो क्या बोला गया है, इसलिए निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रकाश की आवृत्ति दोनों में क्या होगा, समानुपाती। मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब क्या है, ये चीज़ बढ़ेगा तो ये भी चीज़ बढ़ेगा, ऐसा। ठीक, समानुपाती मतलब। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखो, प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है। ठीक है, प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब देखो दहली आवृत्ति किसे कहते हैं वो पहले मैं बताती हूँ। सपोज देखो, कोई भी चीज़, जब चीज़ किसी चीज़ में, प्रोडक्ट में या फिर किसी चीज़ में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए देखो, सपोज देखो यहाँ पे H+Cl लिए हैं, रिएक्ट करने के बाद जाके HCl बना है। तो हर एक चीज़ बनने के लिए भी ना कुछ मतलब एक निश्चित आवृत्ति की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसको अपन बैरियर बोलते हैं। ठीक, कोई रिएक्टेंट अपन लिए हैं तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक बैरियर को पार करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ अगर यहीं तक गया और यहीं पे अटक गया तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित आवृत्ति का होना पड़ेगा, तब जाके इस बैरियर को पार करने के बाद सीधा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये जो पॉइंट है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसी चीज़ को अपन बोल रहे हैं एक न्यूनतम आवृत्ति करके। ठीक है, एक मिनिमम आवृत्ति होना है, तब जाके वो क्या करे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो दहली आवृत्ति इसी को बोलते हैं। मतलब एक बैरियर होता है जिसको पार करके उसको क्या करना है, एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है जिससे वो क्या कर सके, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, हम देखते हैं। अब देखो दहली क्या है, देखो दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता। मतलब वो न्यूनतम आवृत्ति होगा एकदम, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या लिखा है, F इज इक्वल क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन, ये क्या है, F0 है ना। F0 एक्चुअल में इन लोग F0 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग को क्या करना है, म्यू इज लेस देन एंड इक्वल देन, सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल देन क्या हो जाएगा, μ0 हो जाएगा। ठीक है, अपन को ये लिखना है। तो गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने के साथ बढ़ती है। ठीक है,
मतलब गतिज ऊर्जा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो गति की ऊर्जा जितनी बढ़ेगी, आवृत्ति के हिसाब से वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हैं। तो देखो ये वाला फॉर्मूला है, आपतित फोटान की ऊर्जा जो है एच म्यू लिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग कल पढ़े थे ई इज इक्वल टू क्या है एच न्यू। ठीक है, तो इतना होता है। और ये क्या लिखा है देखो, जो कार्यफलन है एक्चुअल में ये दहली ऊर्जा है। ठीक है, जो बेरियर वाला बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो ये वो है। तो देख लेते हैं, फोटान की ऊर्जा प्लस क्या है दहली आवृत्ति। ठीक है, प्लस क्या लिखा गया है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, फोटान की ऊर्जा मिली। ठीक है, तो दहली ऊर्जा बेरियर को पार किया गया। ठीक है, जो एनर्जी था वो बेरियर पार होने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने उस चीज़ को अवशोषित करके सीधा वहाँ से रिमूव होना मतलब वहाँ से चला गया, तभी जाके वो गतिज ऊर्जा किस लिए बोला जा रहा है। कोई चीज़ जब गति करती है और उससे जो ऊर्जा उत्सर्जित मतलब जो भी ऊर्जा मिलती है उसको उत्सर्जित होती रहती है, मतलब उत्सर्जित नहीं बोला जा सकता। कहने का मतलब ये है जो गति में रह रही है, तो वो जो ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फोटान की ऊर्जा मिली, ये दहली आवृत्ति वाला जो एक निश्चित आवृत्ति का था और उसने प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब प्रोडक्ट का इससे ये रिलेशन है कि अब वो इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी मिल गया कि अब वो उस जगह से हट सके। किस जगह से, धातु की सतह से हट सके, इतना उसको एनर्जी मिल गया है। अब वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जो ऊर्जा को वो प्राप्त किया था फोटान के थ्रू, उस ऊर्जा के थ्रू अब वो क्या कर रहा है, गति करने लगा है। तो गतिज ऊर्जा का मतलब वैल्यू कितना रहता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख रहे हैं कि एच म्यू जो कि ऊर्जा थी फोटान की इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, मतलब ये क्या है दहली ऊर्जा, प्लस कितना हो रहा है 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट पढ़ लो। यदि आपतित फोटान की ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम हो तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, वही दहली ऊर्जा से मतलब बैरियर ही पार नहीं होगा तो कहाँ से फिर आगे प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा, मतलब वो सब चीज़ होगा। यदि फोटान की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से ठीक ठीक मुक्त होने की स्थिति में होंगे। ठीक है, क्या लिखा है देखो, यदि फोटान की ऊर्जा दहली ऊर्जा से अधिक हो, फोटान की ऊर्जा जो दहली ऊर्जा से भी अधिक हो, तो उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है तो कुछ ना कुछ इसमें गतिज ऊर्जा प्राप्त रहेगा। ठीक है, तो इसको देख लो। तो हम लोग को पता चल गया है कि जो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन है उसके उत्सर्जित होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी को जो उत्सर्जित हो रहा है प्रकाश के थ्रू, एक विद्युत वाला काम हो रहा है, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो काम हो रहा है, इसी चीज़ को अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव कह रहे हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को जो नोट्स भेजूंगी उससे अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, नोट्स तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।